नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। तो आज हम लोग रुक्मणी प्रकाशन का जो बुक है, क्लास नोट्स जो बुक है, तो उसका हम लोग चैप्टर 3 करेंगे। और चैप्टर का नाम है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, जो रंगनाथन साहब ने दिए थे, 5 लॉज। तो उसी के बारे में हम लोग आज बारी बारी से हर एक सूत्र को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी उसको शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो दबा के लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। पहला है कि पुस्तकालय विज्ञान के 5 मौलिक सूत्रों का प्रतिपादन एस.आर. रंगनाथन ने किया था। पुस्तकालय विज्ञान का, लाइब्रेरी साइंस का जो 5 लॉज है, ये 5 लॉज सूत्र है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? एस.आर. रंगनाथन ने किया था, ठीक है। एक पुस्तक के रूप में लॉन्च किया था। कब? 1931 ईस्वी में। कब किया था? 1931 ईस्वी में, ठीक है। तो पूछेगा कि 5 लॉज सूत्र जो था वो किसने दिया है? तो एस.आर. रंगनाथन ने दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इन सूत्रों का विचार उनके मन में 1924 में ग्रेट ब्रिटेन के पुस्तकालयों के भ्रमण के दौरान आया था, ठीक है। जब 1924 में मद्रास यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन बनते हैं एस.आर. रंगनाथन, तो उसी ईस्वी में 1924-25 के दरमियान वो कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं, पुस्तकालय लाइब्रेरी साइंस को और अच्छे से जानने के लिए, ठीक है। तो वहाँ 1924 में ग्रेट ब्रिटेन के पुस्तकालयों के भ्रमण के दौरान उसके मन में ये 5 लॉज का सूत्र आया था, ठीक है। अगला है, उन्होंने अनुभव किया कि विभिन्न पुस्तकालयों में कार्य प्रणाली में एकरूपता का अभाव है। किसका अभाव है? एकरूपता का अभाव है, ठीक है। अगला है, इन सूत्रों का औपचारिक रूप से प्रतिपादन 1928 में चिदम्बरम में एक शिक्षा सम्मेलन के लिए व्याख्यान तैयार करते समय हुआ। कहाँ हुआ था? 1928 ईस्वी में चिदम्बरम में एक शिक्षा सम्मेलन के लिए व्याख्यान तैयार करते समय हुआ, ठीक है। अगला है, सर्वप्रथम द्वितीय और तृतीय सूत्र, फिर चतुर्थ और पंचम सूत्र का विचार आया था। तो सबसे पहले पूछेगा कि सूत्र, कौन सा सूत्र का विचार आया? तो पहले द्वितीय और तृतीय सूत्र, द्वितीय और तृतीय, और फिर बाद में चौथा और पांचवा, ठीक है। इसके बाद है अगला, प्रथम सूत्र पुस्तकें उपयोग के लिए है, बुक्स आर फॉर यूज। पहला सूत्र है उनके पूर्व प्राध्यापक बी रॉस के सुझाव से मिला था। किसके सुझाव से मिला था? बी रॉस के सुझाव से, ठीक है। बी रॉस के सुझाव से मिला था। पूछेगा कि पहला सूत्र जो था बुक्स आर फॉर यूज, किसके सुझाव से मिला था एस.आर. रंगनाथन को? तो बी रॉस। अगला है, इन 5 सूत्रों को 1931 में एक मार्गदर्शक क्रांति के रूप में प्रकाशित किया, ठीक है। पुस्तक के रूप में लॉन्च किया 1931 ईस्वी में। अगला है, अगला क्या है? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। तो देख लेते हैं कौन कौन सा सूत्र है। तो पहला है पुस्तकें उपयोग के लिए है, ठीक है। दूसरा है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, मतलब जो भी पाठक आएगा पढ़ने उसको पुस्तक मिले, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तृतीय है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, ठीक है। चौथा है पाठक का समय बचाइए। और पांचवा है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। क्या है? पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि पूछ देगा कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, कौन सा सूत्र है, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें। इसलिए इसको अच्छे से ट्रिक वाइज या अपने से ट्रिक बनाइए, निमोनिक टेक्निक से, किसी भी तरह से आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है।
चलिए अगला देखते हैं। अब है कि हर एक सूत्र का डिटेल्स दिया हुआ है, पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला सूत्र है पुस्तकें उपयोग के लिए है, बुक्स आर फॉर यूज। क्या कह रहा है यह सूत्र इस बात पर बल देता है कि पुस्तकालयों में ग्रंथ केवल संरक्षण के लिए नहीं बल्कि उपयोग के लिए होते हैं। ये सूत्र का क्या मतलब है? पुस्तकें उपयोग के लिए मतलब लाइब्रेरी में जो इतना सारा बुक सब रहता है तो वो सिर्फ संरक्षण करने के लिए नहीं है, उसका रख रखाव या उसको सही तरीके से अरेंजमेंट करके रखने के लिए नहीं है, बस कि उसका उपयोग भी होना चाहिए। ठीक है, उसका उपयोग भी होना चाहिए। पहले पुस्तकों को अलमारियों में बंद रखा जाता था, लेकिन इस सूत्र ने इस अवधारणा को बदल दिया। पहले क्या होता था कि अलमारी में उसको बंद करके रखा जाता था। ठीक है, अब क्या रहता है? ओपन रहता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्या है? इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है? पुस्तकालय की स्थिति क्या है? पुस्तकालय की स्थापना ऐसे केंद्रीय स्थान पर होनी चाहिए जहां पाठक आसानी से पहुंच सके, जैसे शहर का मध्य भाग या विश्वविद्यालय का केंद्र। मतलब पुस्तकालय लाइब्रेरी का जो, अगर आप लाइब्रेरी बन रहा है कहीं भी, स्कूल में हो या यूनिवर्सिटी में हो या कॉलेज में हो या पब्लिक लाइब्रेरी हो, पब्लिक लाइब्रेरी मान लीजिए कि गांव में ही बन रहा है या शहर में ही बन रहा है, तो ऐसा जगह होना चाहिए कि मतलब पाठक को आसानी हो जाने में। ठीक है, ऐसा जगह होना चाहिए, मेन पॉइंट में, केंद्र में होना चाहिए, ताकि पाठक को आसानी से लाइब्रेरी की ओर जा सके। ठीक है, उसी तरह से स्कूल में भी बीच में होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए। उसी तरह से कॉलेज में भी, उसी तरह से यूनिवर्सिटी में भी, ना कि कहीं एकांत जगह में पीछे में डाल दिए, किसी को पता ही नहीं कि लाइब्रेरी भी है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, बहुत से यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो पता भी नहीं कि लाइब्रेरी है भी या नहीं है। ठीक है, पता भी नहीं रहता, ऐसा जगह रहता है। तो इसलिए ये सूत्र क्या कहता है कि लाइब्रेरी कहाँ होना चाहिए? केंद्र में होना चाहिए, किसी भी जगह के केंद्र में होना चाहिए, शहर हो या गांव हो या यूनिवर्सिटी हो या लाइब्रेरी हो या स्कूल लाइब्रेरी हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा कि पुस्तकालय का स्थान जो है, पुस्तकालय का स्थान केंद्र में होना चाहिए। तो किस सूत्र कहता है? कौन सा सूत्र कहता है 5 लॉज में से? तो पहला सूत्र कहता है कि पुस्तकालय कहाँ होना चाहिए? केंद्र में होना चाहिए। अगला है पुस्तकालय का समय। पुस्तकालय को पाठकों की सुविधा के अनुसार विशेषकर शाम के समय और छुट्टियों में अधिक से अधिक समय तक खुला रहना चाहिए। ठीक है, पुस्तकालय का समय जो होना चाहिए, कब खुलेगा कब बंद होगा, ये कौन सा सूत्र कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है। ठीक है, अगला है पुस्तकालय भवन या तथा फर्नीचर। ठीक है, लाइब्रेरी बिल्डिंग और फर्नीचर। भवन आकर्षक, क्रियात्मक और प्रकाश युक्त होना चाहिए। मतलब लाइब्रेरी का बिल्डिंग जो बनेगा, लाइब्रेरी जो बनेगा वो कैसा होना चाहिए? उसका भवन मतलब आकर्षक होना चाहिए कि पाठक को अपने तरफ खींचे, और क्रियात्मक होना चाहिए और प्रकाश युक्त होना चाहिए, ना कि अंधेरा रूम होना चाहिए। लाइब्रेरी पूरा प्रकाश युक्त, बाहर से लाइट उसमें जा सके, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगला है फर्नीचर आरामदायक हो। फर्नीचर जो बैठने वाला मतलब कुर्सी टेबल हो, मतलब जो रहता है वो कैसा होना चाहिए? आरामदायक होना चाहिए, कि ताकि पाठक को कोई परेशानी नहीं हो। और रैकों की ऊंचाई पाठकों की पहुंच के अनुसार होनी चाहिए। रैक जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? पाठक के पहुंच के अनुसार होना चाहिए, ना कि पाठक वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, तो ये सब जो बोल रहा है, तो कौन सा सूत्र बोल रहा है? तो पहला सूत्र बोल रहा है कि पुस्तकालय का भवन आकर्षक होना चाहिए, क्रियात्मक और प्रकाश युक्त होना चाहिए। ठीक है, और फर्नीचर भी आरामदायक होना चाहिए। अगला क्या? प्रशिक्षित कर्मचारी, मतलब ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए लाइब्रेरी में। कर्मचारियों को योग्य, सेवाभावी, मृदुभाषी और अपने कार्य में कुशल होना चाहिए, ताकि वे पाठकों की सहायता कर सकें। ठीक है, कर्मचारी कैसा होना चाहिए? मतलब पूरा योग्य होना चाहिए लाइब्रेरी के अनुसार,
और सेवाभावी होना चाहिए, सेवा का भावना होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए, मतलब बोलचाल जो होता है पाठक से अगर वो बोलचाल करेगा, बात करेगा तो कैसा होना चाहिए, मृदु होना चाहिए, ना कि पूरा आवाज़ बुलंद करके पूरा रफ टाइप में, ऐसा नहीं, मृदुभाषी होना चाहिए, अपने कार्य में कुशल होना चाहिए, और जो जिस कार्य के लिए उसका अपॉइंटमेंट हुआ है लाइब्रेरी में, उस कार्य में कुशल होना चाहिए, मतलब उसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे पाठकों की सहायता कर सके। ठीक है, ये सब चीज़ जानकारी होना चाहिए, तभी जाके वो पाठक का क्या कर सकेगा, हेल्प कर सकेगा। तो इसलिए ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। तो ये सूत्र कौन सा कहता है, तो पहला लॉ कहता है। अगला है मुक्त प्रवेश प्रणाली, ओपन एक्सेस सिस्टम। इसका क्या मतलब हुआ कि कहने का मतलब हुआ पाठकों को पुस्तकों तक सीधी पहुंच प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, ताकि वे स्वयं अपनी रुचि की पुस्तकें चुन सके। क्या कहने का मतलब हुआ ओपन एक्सेस सिस्टम का, कि पाठक को अगर अपने रुचि के अनुसार कोई बुक लेना होगा तो अपने खुद से जाके वो बुक इशू करवा सकता है और पढ़ सकता है। ठीक है, पहले क्या था कि इसको बंद करके रखा जाता था अलमारी में। ठीक है, अब है रैक पर रखा हुआ है, अगर किसी पाठक को अपने रुचि के अनुसार बुक लेना है तो वो स्वयं जाके अपनी रुचि के अनुसार पुस्तक ले सकता है, मतलब ओपन एक्सेस सिस्टम है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही हुआ। तो पूछेगा कि ओपन एक्सेस सिस्टम किस लॉ के अंतर्गत आता है, तो फर्स्ट लॉ के अंतर्गत आता है। तो यही है, मतलब फर्स्ट लॉ का जो डिटेल्स है, इसी पे ये इतना सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पूछ देगा कि लाइब्रेरी का बिल्डिंग और फर्नीचर किस लॉ के अंतर्गत आता है, तो फर्स्ट लॉ के अंतर्गत आता है। ट्रेंड स्टाफ फर्स्ट लॉ के अंतर्गत, ओपन एक्सेस सिस्टम फर्स्ट लॉ के अंतर्गत। मतलब इसी तरह से आप लोग को मतलब ये जो डिटेल्स है पूरा डिस्क्राइब किया हुआ, इसको अच्छे से समझना है, तब जाके आपका क्वेश्चन बनेगा। 5 लॉ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसलिए उसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए 5 लॉज को। ठीक है, अगला देखते हैं। अब है द्वितीय सूत्र। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। एवरी रीडर हीज या हर बुक, मतलब कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी है तो उसको क्या होना चाहिए, पुस्तक मिलना चाहिए। ठीक है, और यह सूत्र क्या कहता है, यह सूत्र पाठक के अधिकारों पर केंद्रित है, मतलब पाठक का जो अधिकार है उस पर केंद्रित है, और यह सुनिश्चित करता है कि पुस्तकालय में आने वाले हर व्यक्ति को उसकी वांछित पठन सामग्री मिले, मतलब जिस चीज़ को उसको ज़रूरी है वो चीज़ उसको मिलना चाहिए लाइब्रेरी में। ठीक है, और यह सूत्र पुस्तक चयन से लेकर सरकारी नीतियों तक सभी पहलुओं का प्रभावित करता है। यह सूत्र क्या क्या करता है, यह सूत्र पुस्तक चयन, बुक सिलेक्शन से लेकर सरकारी नीति क्या करता है, बुक सिलेक्शन सरकारी नीतियों तक सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। मतलब बुक सिलेक्शन, पाठक गया और बुक सिलेक्शन का डिमांड करेगा कि हमको ये बुक चाहिए, तो ये किस सूत्र के अंतर्गत आता है, द्वितीय सूत्र। और सरकार की जो नीति है लाइब्रेरी से रिलेटेड, वो भी किस सूत्र के अंतर्गत आता है, द्वितीय सूत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे है, इस सूत्र की पूर्ति हेतु विभिन्न पक्षों के कर्तव्य क्या है। इस सूत्र के पूर्ति हेतु विभिन्न पक्षों के कर्तव्य, सरकार का क्या कर्तव्य है, सरकार का क्या कर्तव्य है वो देख लेते हैं। वित्त, फंडिंग। ठीक है, पैसा जो आएगा वो क्या है, पुस्तकालयों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करना। सरकार का कर्तव्य है कि लाइब्रेरी के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करना, चाहे वह अनुदान के रूप में हो या पुस्तकालय उपकर के माध्यम से हो, जैसे भी हो, अनुदान के रूप में हो या पुस्तकालय उपकर टैक्स लगा के भी हो, जैसे हो, लेकिन पर्याप्त धन की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सरकार का कर्तव्य बनता है। ठीक है, अगला है पुस्तकालय अधिनियम, लाइब्रेरी एक्ट। अस्थायी वित्तीय स्रोत और संगठित विकास के लिए सभी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित करना। ठीक है, ये कर्तव्य है। समन्वय, एक राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली स्थापित करना जो स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालयों को एक दूसरे से जोड़े। जैसे नेशनल लाइब्रेरी है तो वो कनेक्ट है पूरे देश से, पूरे देश के हर एक लाइब्रेरी से कनेक्ट है। ठीक है, तो सरकार का ये सब कर्तव्य है, वित्त, पुस्तकालय अधिनियम और समन्वय। अगला क्या है, अगला है पुस्तकालय प्राधिकरण के कर्तव्य। क्या है, पुस्तकालय प्राधिकरण के कर्तव्य। पहला है ग्रंथ चयन, पुस्तकों का चयन पाठकों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। मेलविल डेवी के अनुसार
अधिकाधिक पाठकों को अल्पतम व्यय पर सर्वोत्तम पाठक सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए। मेलविल डेवी का क्या कथन है? मेलविल डेवी ने क्या कहा था कि अधिक से अधिक पाठकों को न्यूनतम शुल्क पर, ठीक है, न्यूनतम शुल्क पर सर्वोत्तम उसको पुस्तक उपलब्ध कराना चाहिए पाठक को। ये मतलब स्टेटमेंट दे देगा और ऑप्शन में दे देगा कि किसने कहा था कि न्यूनतम शुल्क पर हर एक पाठक को सर्वोत्तम सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए। ये कथन किसका है? तो मेलविल डेवी का, ठीक है। अगला है कर्मचारी। कुशल और परिश्रमी कर्मचारियों का नियुक्त करना जो पाठकों की आवश्यकताओं को समझे, ठीक है। कुशल और परिश्रमी कर्मचारियों का नियुक्ति करना जो पाठकों की आवश्यकताओं को समझे। ऐसा कर्मचारी होना चाहिए जो पाठक के आवश्यकताओं को समझ सके। अगला है पाठकों का कर्तव्य। पाठकों का क्या कर्तव्य है? पुस्तकों को न छिपाना, चोरी न करना, पन्ने न फाड़ना और समय पर लौटाना पाठकों का कर्तव्य बनता है, ताकि वे अन्य पाठकों के अधिकारों का हनन न कर सके, ठीक है। पाठक का भी कर्तव्य है। कर्मचारी का अगर कर्तव्य है कि हर एक पाठक की आवश्यकताओं को समझे, तो पाठक का भी कर्तव्य है कि बुक जो आप इशू करवाए हैं, आप जो पढ़े हैं, तो ना उसको छिपा के चोरी करके ले जाना है, ना उसका पन्ना फाड़ना है और समय पर लौटाना है। जितना दिन बुक इशू हुआ, 10 दिन के लिए बुक इशू हुआ या 5 दिन के लिए बुक इशू हुआ है, तो आपको 5 दिन के बाद बुक को लौटाना भी है। ये पाठक का कर्तव्य बनता है, ठीक है। चलिए, समझ गए आप लोग? तो इसी तरह से आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। अगला है तृतीय सूत्र। क्या कहता है? प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। एवरी बुक इट्स रीडर। क्या है? प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। क्या कहता है? यह सूत्र द्वितीय सूत्र का पूरक है। यह सूत्र क्या है? द्वितीय सूत्र का पूरक है और यह सुनिश्चित करता है कि पुस्तकालय में मौजूद हर पुस्तक का कोई न कोई पाठक अवश्य हो। इसका उद्देश्य प्रत्येक पुस्तक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करता है, ठीक है। कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे हर एक पाठक को उसका क्या मिलना चाहिए? पुस्तक मिलना चाहिए। उसी तरह है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए। लाइब्रेरी में जितना पाठक है तो उसको तो पुस्तक मिल ही रहा है, अगर लाइब्रेरी में जितना पुस्तक है उसको भी उतना पाठक मिलना चाहिए। ये सूत्र कौन सा है? तृतीय सूत्र, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है तृतीय सूत्र का? कि प्रत्येक पुस्तक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना, मतलब जितना लाइब्रेरी में पुस्तक है उसका अधिक से अधिक उपयोग हो सके। अगला क्या कहता है? इस सूत्र को सिद्ध करने के साधन क्या है? मुक्त एक्सेस प्रणाली। यह प्रणाली पाठकों को सीधे शेल्फ तक पहुंचने और उन पुस्तकों को भी देखने का अवसर देती है जिनके बारे में वे पहले से नहीं जानते थे, ठीक है। ओपन एक्सेस सिस्टम। तो कन्फ्यूजन होगा, सेकेंड लॉ में भी हम लोग पढ़े थे ओपन एक्सेस सिस्टम और थर्ड लॉ में भी पढ़े हैं, तो दोनों सूत्र जो है एक दूसरे का पूरक है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूजन होगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सूत्र भी कह रहा है कि ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए, और सेकंड लॉ में भी हम लोग पढ़े थे कि ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए। या क्या कर रहा है? यह प्रणाली पाठक को सीधे शेल्फ तक पहुंचने, जहां शेल्फ में जो बुक रखी हुई होती है वहां तक पहुंचने और उन पुस्तकों को भी देखने का अवसर देती है और जिनके बारे में वे पहले से नहीं जानते थे। मान लीजिए कोई बुक के बारे में नहीं जान रहा है पाठक, तो वो बुक के बारे में जान सकता है अपने से खुद से जाके, ठीक है। अगला क्या है? और क्या है इसमें? दूसरा निधानी व्यवस्था। निधानी व्यवस्था, सेल्फ अरेंजमेंट। पुस्तकों को एक वर्गीकृत क्रम में व्यवस्थित करना ताकि एक विषय की सभी पुस्तक एक स्थान पर मिले, जिससे पाठक आसानी से अपनी रुचि की पुस्तकें खोज सके। मतलब सेल्फ अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए हर एक पुस्तक का लाइब्रेरी में कि जैसे मान लीजिए फिजिक्स का बुक आपको लेना है, तो फिजिक्स का एक जगह पे सारा फिजिक्स का बुक हो, ताकि पाठक अगर फिजिक्स का बुक को उसको ज़रूरत है तो वो जाके उस स्थान से फिजिक्स का बुक निकाल सके और पढ़ सके, ठीक है। इस तरह से अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो निदानी व्यवस्था, सेल्फ अरेंजमेंट की बात कौन सा सूत्र करता है? तो थर्ड लॉ करता है। अगला है प्रसूची, कैटालॉग। एक अच्छा प्रसूची पाठकों को लेखक, शीर्षक और विषय के आधार पर पुस्तक के खोजने में मदद करती है, जो एक दर्पण की तरह काम करता है। मतलब ऐसा प्रसूची बनाना है
जिसमें क्या होना चाहिए, पाठकों को, अगर पाठक किसी पुस्तक को उसको लेना है तो सूची बना हुआ होना चाहिए। लेखक है, मान लीजिए कि फिजिक्स है तो हर एक राइटर का फिजिक्स है, तो पाठक को अगर मान लीजिए एस सी वर्मा का फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है, या दूसरा और किसी राइटर का बुक पढ़ना है, तो वो उस तरह से सूची बना हुआ होना चाहिए ताकि पाठक जो बुक जिस राइटर का पढ़ना चाहे तो वो उस राइटर का वहाँ सूची में देख के अपना बुक वहाँ से निकाल सके। ठीक है, उस पर शीर्षक होना चाहिए और विषय के आधार पर पुस्तक खोजने में मदद करता है। मतलब इस तरह से उसका कैटालॉगिंग होना चाहिए जो, और यह कैटालॉगिंग क्या काम करता है, एक दर्पण की तरह काम करता है। सही बात है। इतना डिटेल्स में अगर रहेगा अरेंजमेंट तो एक दर्पण की तरह ही काम हुआ। ठीक है, पाठक को आसानी होता है, कोई भी बुक लेना है, किसी भी राइटर का लेना है तो गए, बस सूची देखे, बस अपना बुक निकाल के अपना पढ़ना चालू कर दी। इससे क्या होता है कि पाठक का समय बचता है, ज़्यादा परेशानी नहीं होता। ऐसा नहीं कि बस 1 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ने गए, पता चला कि 1 घंटा, आधा घंटा, पौने घंटा बुक ही खोजने में लग गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए हर एक चीज़ का। ठीक है, अगला क्या है, संदर्भ सेवा, रेफरेंस सर्विस। संदर्भ सेवा क्या है, संदर्भ कर्मचारी पाठकों और पुस्तकों के बीच एक पुल का काम करता है। ठीक है, सही पाठक को सही पुस्तक तक पहुंचाता है। संदर्भ सेवा क्या करता है कि पाठक और पुस्तक को क्या करता है, एक पुल का काम करता है। ठीक है, सही पाठक को सही पुस्तक तक पहुंचाता है, रेफरेंस सर्विस। अगला है पुस्तकालय प्रचार, पुस्तकालय प्रचार एवं विस्तार सेवा। ठीक है, प्रदर्शनियों, भाषणों, प्रकाशनों और चल पुस्तकालयों के माध्यम से पुस्तकालय और इसके संग्रह के बारे में जागरूकता फैलाना। मतलब पुस्तकालय प्रचार और विस्तार सेवा, मतलब प्रचार भी होना चाहिए। जैसे आप लोग कोई कोचिंग का देखें कितना प्रचार होता है, विज्ञापन होता है, पैम्पलेट बांटा जाता है, तो जिसके बाद क्या होता है कि नज़र में आता है, स्टूडेंट के नज़र में आता है तो वो जाके एडमिशन लेता है, पढ़ता है। उसी तरह से लाइब्रेरी का भी प्रचार होना चाहिए, प्रदर्शनी के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, प्रकाशनों के माध्यम से, और चल पुस्तकालय मतलब चलंत पुस्तकालय, मोबाइल लाइब्रेरी, या जैसे ऐसा पुस्तकालय जो एक स्थान से दूसरे जगह जा सके। ठीक है, के माध्यम से पुस्तकालय और उसके संग्रह के बारे में जागरूकता फैलाना चाहिए कि इस लाइब्रेरी में ऐसा ऐसा इतना इतना बुक मतलब संग्रहित है, आप लोग आके पढ़ सकते हैं। हर एक बुक अवेलेबल है, मैगजीन, जर्नल जो भी है, हर एक चीज़ अवेलेबल। इस तरह से पुस्तकालय का अच्छे से प्रचार और विस्तार करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा सूत्र है, चौथा सूत्र क्या कहता है कि पाठक का समय बचाइए, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाइए। यह सूत्र पाठक के बहुमूल्य समय के महत्व पर प्रकाश डालता है। ठीक है, और उन सभी प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर देता है जो पाठक का समय बचाती है। यह सूत्र क्या कहता है, बहुमूल्य समय के महत्व पर प्रकाश डालता है कि पाठक का जो समय है वो बहुत कीमती है। ठीक है, तो उन सभी प्रक्रियाओं को अपनाने पर जोर देता है, मतलब वो सभी प्रक्रिया जिससे कि पाठक का समय का बचत हो। जैसे मान लीजिए बुक है तो बुक का इस तरह से अरेंजमेंट करके आप रखिए कि ताकि पाठक जो आए तो उसको जो जिस बुक उसका मतलब जिस बुक जो भी बुक उसको पढ़ने का मन है तो वो बुक अपना निकाल के तुरंत पढ़ना चालू कर दे। तो इस तरह से लाइब्रेरी में अरेंजमेंट होना चाहिए, हर एक चीज़ का ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, हर एक चीज़ मतलब सही तरीके से होना चाहिए, तब जाके पाठक का समय बचेगा। ठीक है, समय बचाने का क्या क्या उपाय है वो देख लेते हैं हम लोग। समय बचाने का क्या सब उपाय है, तो वो है, पहला क्या उपाय है कि पुस्तकालय का स्थान। तो पुस्तकालय का स्थान केंद्र में होना चाहिए ताकि पाठकों को आने जाने में समय बर्बाद ना हो। मतलब पाठक को अगर लाइब्रेरी जाना है तो कहाँ होना चाहिए लाइब्रेरी, शहर के बीचों बीच होना चाहिए, गांव के बीचों बीच होना चाहिए, मतलब बीच में होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए, यूनिवर्सिटी के बीच में होना चाहिए जहाँ नज़र पड़ सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि आउटर जगह बना दिए, किसी का नज़र ही नहीं पड़ रहा है कि लाइब्रेरी भी है, तो केंद्र में होना चाहिए। स्थान कहाँ होना चाहिए, तो केंद्र में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ओपन एक्सेस सिस्टम, मुक्त प्रवेश प्रणाली, पाठक स्वयं अपनी पुस्तक खोज सकते हैं जिससे कर्मचारियों पर निर्भरता और प्रतीक्षा का समय कम होता है। क्या होना चाहिए ओपन एक्सेस सिस्टम में, समय बचाने का उपाय क्या होना चाहिए, ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए। पाठक अगर अपने मन से भी अगर स्वयं से अपने से बुक खोज के पढ़ सकता है, जिससे क्या होगा, कर्मचारियों पर निर्भरता खत्म हो जाएगा और प्रतीक्षा जो करेगा वो समय भी
क्या हो जाएगा, बचत हो जाएगा। अगला क्या है, वर्गीकरण और सूचीकरण। एक वैज्ञानिक और तार्किक वर्गीकरण तथा सूचीकरण प्रणाली पाठकों को न्यूनतम समय में सही पुस्तक तक पहुंचाती है। वर्गीकरण और सूचीकरण उसका सही ढंग से होना चाहिए, तब जाके क्या होता है कि पाठक का समय बचता है। अगला क्या है, आदान प्रदान प्रणाली। आदान प्रदान प्रणाली क्या है, पुस्तकों के आदान प्रदान के लिए नेवार्क तथा ब्राउन जैसे आधुनिक प्रणालियों या बार कोड तकनीक का उपयोग करना चाहिए ताकि प्रक्रिया तेज हो। आदान प्रदान प्रणाली में क्या होना चाहिए, बुक जहाँ इशू होता है आदान प्रदान प्रणाली काउंटर पे, वहाँ क्या होना चाहिए, नेवार्क और ब्राउन जैसे आधुनिक प्रणालियों या बार कोड तकनीक का उपयोग होना चाहिए ताकि प्रक्रिया में तेजी हो सके और समय बचत हो सके। अगला क्या, प्रलेखन सेवाएं, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस। SDI और CS जैसी सेवाएं शोधकर्ताओं को उनके विषय की नवीनतम जानकारी सीधे उपलब्ध कराकर उनका समय बचाती है। ठीक है, ये सब SDI और डॉक्यूमेंटेशन सर्विस CS जैसी सेवा का उपयोग करके समय बचा सकता है पाठक का। तो ये सूत्र कौन सा सूत्र कहता है, चौथा सूत्र कहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सूत्र है पंचम सूत्र, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। क्या है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। लाइब्रेरी इज ए और ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, मतलब पुस्तकालय क्या है, वर्धनशील संस्था है, ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, जीव की तरह। जैसे जीव एक देख रहे हैं कि उसका डेवलपमेंट होते रहता है, कोई भी जीव है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, हर एक चीज़ उसका बढ़ता है। पहले उसका फिजिकली उसका डेवलपमेंट होता है, फिर फिजिकली प्लस मेंटली बौद्धिक भी डेवलपमेंट होता है। बाद में जाके क्या होता है, फिजिकली रुक जाता है, मेंटली डेवलपमेंट मतलब बौद्धिक जो होता है उसका वो होते रहता है। तो उसी तरह कह रहा है कि पुस्तकालय भी एक वर्धनशील संस्था है, एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, ये भी धीरे धीरे डेवलपमेंट करता है। जैसे शुरू में क्या होगा, उसका पुस्तकालय बनाने के लिए हर एक चीज़ का व्यवस्था करना पड़ेगा, बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, हर एक चीज़ फर्नीचर का व्यवस्था करना पड़ेगा और आरामदायक फर्नीचर भी होना चाहिए। ठीक है, और पुस्तक हर एक पुस्तक को का मतलब संग्रह करना पड़ेगा, तब जाके एक सही पुस्तकालय का निर्माण होता है। तो ये सब चीज़ हो गया क्या, एक ग्रोइंग मतलब जीव का जैसे फिजिकल बढ़ रहा है, जैसे हम लोग के बच्चा से अभी इतना हाइट हुआ है, हर एक चीज़ में डेवलपमेंट हुआ, हाथ पैर जो भी है, तो उसी तरह पुस्तकालय में भी फर्नीचर हो गया, जो भी देखने वाला चीज़ है, जो आपको दिखाई देता है, वो क्या है, शैशव विकास है, बाल विकास है। ठीक है, क्या कर रहा है, देखिए यह सूत्र पुस्तकालय को एक जीवित जीव के रूप में देखता है। यह सूत्र पुस्तकालय को क्या करता है, एक जीवित जीव के रूप में देखता है जिसमें निरंतर वृद्धि होती है, और यह वृद्धि दो प्रकार की होती है, एक शैशव विकास, संग्रह एवं आकार में वृद्धि। ठीक है, जैसे अभी समझाया आप लोग को कि पुस्तकालय में क्या सब होना चाहिए, बिल्डिंग सही होना चाहिए, लाइट मतलब अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद फर्नीचर सही होना चाहिए, पुस्तक हर एक पुस्तक होना चाहिए ताकि पाठक को कोई मतलब असुविधा नहीं हो। उसके बाद प्रौढ़ विकास, सेवाओं के गुणवत्ता में सुधार। ठीक है, मान लीजिए हर एक चीज़ का व्यवस्था हो गया, लेकिन उसका ना ट्रेंड स्टाफ है, ना सही से उसका आदान प्रदान हो रहा है बुक का, ना सही से इशू हो रहा है, तो ये सब जो होता है इसका भी गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। तो ये प्रौढ़ विकास में आता है। और जो आपको दिखाई देगा कि फर्नीचर टूट गया, कुर्सी टूट गया, उसका विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, बुक को मंगाया जा रहा है, हर एक बुक को जिस बुक का कमी है, तो वो सब आता है शैशव विकास में। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। आगे है कि वृद्धि के विभिन्न पहलू। वृद्धि के क्या है, विभिन्न पहलू में क्या है, आकार और संग्रह में वृद्धि। हर साल नई पुस्तकें आने से संग्रह और भवन का आकार बढ़ता है। मान लीजिए हर एक साल नया नया बुक लॉन्च होता है, तो हर एक साल नया पुस्तक के आने से क्या होता है कि बिल्डिंग को भी बढ़ाना पड़ेगा, हर एक कमरा को बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए पहले 5 रूम में लाइब्रेरी बुक था, फिर हर एक साल बुक इतना बुक जो लॉन्च हो रहा है, हर एक बुक को अवेलेबल कराने के लिए क्या, उसके लिए जगह भी होना चाहिए, हर एक चीज़ को फिर से उसमें वृद्धि करना पड़ेगा। ठीक है, भवन का आकार भी बढ़ता है। अगला है पाठक तथा कर्मचारियों का विकास। पाठक और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती है और उनकी आवश्यकताएँ भी विकसित होती है। मान लीजिए आकार और संग्रह में वृद्धि हो गया, ठीक है, 5 रूम था तो 5 स्टाफ था, अब और 5 रूम ऐड हो गया तो उसके लिए फिर स्टाफ भी बढ़ेगा। ठीक है, वही कह रहा है। अगला वर्गीकरण प्रणाली, ज्ञान के विकास के साथ वर्गीकरण पद्धतियाँ जैसे कोलन क्लासिफिकेशन को भी नए विषयों को समायोजित करने के लिए लचीला और विस्तारशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
कोलन क्लासिफिकेशन को भी नए विषयों के समायोजित करने के लिए लचीला और विस्तारशील होना चाहिए। वर्गीकरण प्रणाली भी सही होना चाहिए। अगला क्या है, परिचालन प्रणाली। बढ़ती संख्या के साथ आदान प्रदान प्रणाली को भी आधुनिक और कुशल बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे बुक का इशू होता है आदान प्रदान प्रणाली काउंटर पे, तो उसको भी क्या होना चाहिए, आधुनिक और कुशल बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है योजना और आधुनिकीकरण। योजना और आधुनिकीकरण, यह सूत्र भविष्य के वृद्धि के लिए योजना बनाने पर जोर देता है, जैसे कि मॉड्यूलर फर्नीचर, अतिरिक्त स्थान का प्रावधान, पुराना अनुपयोगी पुस्तकों की छँटाई, वेडिंग। ठीक है, ये क्या करता है कि योजना, भविष्य का योजना अगर बना रहे हैं, लाइब्रेरी को हम इस तरह से करेंगे तो उसके लिए क्या क्या होना, जैसे मान लीजिए मॉड्यूलर फर्नीचर हो गया, अतिरिक्त स्थान का प्रावधान हो गया कि बिल्डिंग को और बढ़ाएंगे, पुराने जो अनुपयोगी पुस्तक है उसका छँटाई भी करना, ये सब किस में आता है, तो 5th लॉ में आता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग का पूरा थ्योरी, जो 5 लॉज का थ्योरी था वो कंप्लीट हो गया। आप लोग को समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इस तरह से हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ लिए। इसको बार बार आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही कन्फ्यूजन है इसमें। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के और जितना हो सके 5 लॉज से जहाँ से भी हो आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन में अगर ज़्यादा गलती हो रहा है फिर जाके आपको थ्योरी भी पढ़ना है, थ्योरी को बार बार रिवीजन कीजिए तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, पूछ देगा कि पुस्तकालय का समय, बंद होने का समय, खुलने का समय कौन सा लॉ का आता है, तो 1st लॉ का आता है। इस तरह से आप लोग को पूछेगा। ठीक है, आदान प्रदान प्रणाली कौन सा लॉ है, 4th लॉ है। इस तरह से आपको क्वेश्चन घुमाएगा 5 लॉज से। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। मॉडल क्वेश्चन जो है उसको हम लोग अच्छे से कवर करते हैं। पहला है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया। पहला क्या है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया था, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया। अगला है, डॉक्टर रंगनाथन को प्रथम सूत्र पुस्तक के उपयोग के लिए विचार किससे प्राप्त हुआ था। किससे प्राप्त हुआ था, उनके भूतपूर्व प्राध्यापक बी रॉस से। ठीक है, अगला है, डॉक्टर रंगनाथन ने किस वर्ष 5 सूत्रों का मार्गदर्शक क्रांति के रूप में प्रकाशित किया था। कब किया था, 1931 में। अगला है, प्रथम सूत्र के अनुसार एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा होता है, शहर या कस्बे का केंद्र होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, पुस्तकालय बीच में होना चाहिए। अगला प्रश्न है, द्वितीय सूत्र, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले के अनुसार पुस्तकालय अधिनियम पारित करना किसका कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य। अगला प्रश्न है, अधिकाधिक पाठकों को अल्पतम व्यय पर सर्वोत्तम पाठक सामग्री उपलब्ध कराना या ग्रंथ चयन का सिद्धांत किसने दिया, तो मेलविल डेवी ने दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, तृतीय सूत्र, प्रत्येक पुस्तक को उसकी पाठक मिले के सफल कार्यान्वयन के लिए कौन सी प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण है, तो ओपन एक्सेस सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जाता है, 14 से 20 नवंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चतुर्थ सूत्र के अनुसार पाठकों का समय बचाने के लिए कौन सी वर्गीकरण और सूचीकरण संहिता अधिक उपयुक्त है, कौन सा है, तो क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC। ठीक है, कोलन क्लासिफिकेशन कब आया, 1933 में, और CCC कब आया, 1934 में। ठीक है, अगला है, पंचम सूत्र के अनुसार पुस्तकालय के 4 घटक तत्व क्या है। 4 घटक तत्व क्या है, पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भवन, पुस्तकें, पाठक तथा कर्मचारी। 4 घटक है, भवन, पुस्तकें, पाठक और कर्मचारी, पंचम सूत्र के अनुसार। ठीक है, अगला है, डॉक्टर रंगनाथन ने ग्रंथालय में संग्रह और भंडार की वृद्धि की तुलना किससे की है, तो शैशव विकास से की है, बाल विकास से। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के सिद्धांतों पर चिंतन कब शुरू किया, 1924 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन के भ्रमण के दौरान। अगला प्रश्न है, द्वितीय सूत्र के सफल कार्यान्वयन के लिए किन 4 स्तंभों का सहयोग आवश्यक है, तो पहला हो जाएगा सरकार, पुस्तकालय प्राधिकरण, ठीक है,
पुस्तकालय कर्मचारी और पाठक। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम सबसे पहले किस देश में और कब पारित किया गया था? तो हो जाएगा इंग्लैंड में 1850 में। अगला प्रश्न है, एफ.डब्ल्यू. ड्यूरी के ग्रंथ चयन के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त पाठक को उपयुक्त समय पर उपयुक्त ग्रंथ प्रदान करना। उपयुक्त पाठक को उपयुक्त समय पर उपयुक्त ग्रंथ प्रदान करना, ये किसका सिद्धांत है? एफ.डब्ल्यू. ड्यूरी का। अगला प्रश्न है, पंचम सूत्र पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है का मुख्य आशय क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुस्तकालय अपने घटकों पुस्तक, पाठक, कर्मचारी और आकार के साथ निरंतर विकास। अगला प्रश्न है, प्रथम सूत्र पुस्तक के उपयोग के लिए के अनुसार रैकों की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? इतनी कि पाठक के हाथ आसानी से पहुंच सके। अगला प्रश्न है, किस सूत्र को द्वितीय सूत्र का पूरक कहा जाता है? बताइए आप लोग, किस सूत्र को द्वितीय सूत्र का पूरक कहा जा सकता है? तो तृतीय सूत्र को। अगला प्रश्न है, चतुर्थ सूत्र के अनुसार पुस्तकों के आदान प्रदान के लिए वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी युग में किसका प्रयोग किया जाता है जिससे समय की बचत होती है? बताइए आप लोग, बारकोड। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में क्या स्थापित करना चाहिए? एक नगर केंद्रीय पुस्तकालय। ऑप्शन नंबर बी, एक नगर केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, तृतीय सूत्र के अनुसार पुस्तकालय प्रचार के लिए डॉक्टर रंगनाथन ने किसके माध्यम उपयोग करने का सुझाव दिया था? किस माध्यम का उपयोग करने का सुझाव दिया था? तो हो जाएगा कथा कीर्तन। किसका? कथा कीर्तन का। कथा कीर्तन। अगला प्रश्न है, पंचम सूत्र के अनुसार जीवन तंत्र में विकास के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शैशव विकास और प्रौढ़ विकास। अगला प्रश्न है, पाठकों को पुस्तकों तक सीधी पहुंच प्रदान करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बताइए आप लोग? ओपन एक्सेस सिस्टम कहलाती है। अगला प्रश्न है, द्वितीय सूत्र के अनुसार पाठकों का क्या कर्तव्य है? बताइए आप लोग, द्वितीय सूत्र के अनुसार पाठकों का क्या कर्तव्य है? पुस्तकालय के नियमों का पालन करना चाहिए हर एक पाठक को। पुस्तकालय को गलत स्थान पर ना छिपाना और ना चोरी करना चाहिए। कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सूत्र के उपसूत्र के रूप में कर्मचारियों के समय को बचाए का उल्लेख है? चतुर्थ सूत्र। ठीक है, इस तरह से हम लोग का ये पूरा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 3 5 लॉज जो थ्योरी था वो पूरा अच्छे से हम लोग थ्योरी भी देख लिए और 25 क्वेश्चन जो था वो भी देख लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो इसको दबा के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोग को चैनल अच्छा लगता है, अच्छा हम कंटेंट लाते हैं तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।